टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है ना। यस सर। तो ठीक है। अच्छा मैं चलो आज स्पेसिफिक एप्लीकेशन बता दूंगा साइज्मिक एनालिसिस की। उससे मेरी टीम को भी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों को तो वैसे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो टाइम सीरीज़ का अगर कोई और आगे जाके कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई एप्लीकेशन आती है तो वो भी पहले ही नहीं लीजिए टाइम। जो बिल्कुल भी अनप्रिपेयर्ड है। Masculino var olsa masculino var ki zarar ve masculino niye çürü? पलन बेचे हो रही है। Starting with time series analysis, what was the basic property of time series analysis? I mean, what was something that was unique in time series analysis as compared to the rest of the problem? It's related to time. How? It actually changes with time. Yes. Continuous data. It must be continuous data. It might not be सीक्वेंटल लगाई sequential. इसके अलावा वो अप सैंपलिंग और डाउन सैंपलिंग भी होता है मॉडल में सैम्पलिंग रेट, वो तो डिजिटाइजेशन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। टाइम सीरीज वैल्यूज आर यूजुअली दो सिग्नल्स आर एनालॉग और उनको हम लोगों ने डिजिटाइज करना होता है। तो डिजिटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। डिस्क्रीट में डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। डिजिटल और डिस्क्रीट में फिर थोड़ा सा डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम शायद। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेडिक्शन डिफरेंस है सर। क्या डिफरेंस है? वो तो सर डिफरेंट क्लासेस में वो डिवाइड करते हैं। प्रेडिक्शन जो है वो उसमें सर क्लासिफिकेशन एज ए सब क्लास हम कंसीडर कर सकते हैं। मेरे पास टाइम सीरीज डेटा है। प्रेडिक्शन में हम मॉडल की इवैल्यूएशन करते हैं। प्रेडिक्शन तो अनक्लासिफाइड डेटा के लिए भी होता है। नो सर। मेरे पास टाइम सीरीज डेटा है यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4, T5, T6। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बताओ क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन क्या है। ये एम्पलीट्यूड है। क्लासिफिकेशन सर T1, T2, T3 सर ये अलग अलग कर लेगा सर। क्या अलग करेगा कि T1 में क्या है, T2 में क्या है, T3 में क्या है। वैल्यू कितनी है? तो T2 में तो कुछ है ही नहीं। T2 तो ब्रोकन लिंक है सर। इंक्रीज नहीं हो रहा सर। हाँ, इंक्रीज नहीं हो रहा है सर वो ग्राफ। इंक्रीज कहाँ हो रहा है? T1 के बाद सर T3 तक दरमियान में तो डेटा ही नहीं है मेरे पास। T2 वाली विंडो में, टाइम 2 वाली विंडो में तो मेरे पास डेटा ही नहीं है। अच्छा सर मैं सोचा तो स्केप किया आपने T3 देखा है ना इस पर। स्किप तो नहीं किया। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एम्पलीट्यूड है ही नहीं किसी सिग्नल का। ब्रेक हुआ। ये एक टाइम सीरीज सिग्नल है। लेट्स सपोज गर्मी बढ़ रही थी और अचानक बारिश हुई, गर्मी कम हो गई, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी किसी वजह से मेरे ख्याल से। यस सर। तो फिर इस एग्जांपल में मुझे फिर T4 T5 पे फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। प्रेडिक्शन तो सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअल डेटा को ओरिजिनल से वो कंपेयर करें जो हमारे। ओरिजिनल तो है ही नहीं, यही तो ओरिजिनल डेटा है। उसमें दरमियान में लिंक ब्रेक आ गया है भाई। इंस्ट्रूमेंट का स्विच हिल गया था पाकिस्तान में जैसे होता है ना। पैडिंग कांसेप्ट नहीं है। पैडिंग मेडिंग कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में समझा दो मुझे। इसमें क्लासिफिकेशन कहाँ हो रही है, हो सकती है, और प्रेडिक्शन कहाँ पे हो सकती है? प्रेडिक्शन जो एम्प्टी है जो आपने खाली जो है T1 से T2 प्रेडिक्शन इस एम्प्टी स्पेस को फिल अप करने के लिए हो सकती है। क्लासिफिकेशन क्या होगी? क्लासिफिकेशन तो सर वो T1 T2 और इस तरह ग्रुपिंग में होती है। प्रेडिक्शन तो सर ओवरऑल हम कहते हैं सर। क्लासिफिकेशन तो यही है ना, ये आपकी वे वे उधर खाली है, क्लासिफाइड हो गए थे, उधर है ही नहीं। तो एक्चुअली कितनी क्लासेस हो गई? 2 कौन कौन सी?
एक मतलब है एक ही नहीं, मतलब एक वेव एक है एक नहीं है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। तो अगर इस सिग्नल को मैं सॉल्व करना चाहूँ यूजिंग एआई एल्गोरिथम, तो मैं इस सिग्नल के लिए दो तरह की अप्रोचेस यूज कर सकता हूँ। एक क्लासिफिकेशन, भाई कहाँ कहाँ पे सिग्नल ब्रेक हुआ है, ठीक है। Yes, sir. अगर तो ब्रेक नहीं हुआ तो कहाँ कहाँ पे मैं कहता हूँ पहले मैं प्रिडिक्शन को सॉल्व करता हूँ। अगर तो ये राइजिंग ट्रेंड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेव, मैं प्रिडिक्ट इस जगह पे कर सकता हूँ सिग्नल को, यहाँ पे होगा, फ्लैट होगा बेशक, Yes, sir. और मैं इस जगह पे कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास टोटल सिग्नल है, ठीक है। Yes, sir. पहले मैंने प्रिडिक्ट करवा लिया। कैसे प्रिडिक्ट किया? यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ से वैल्यू उठाई, एक राइजिंग ट्रेंड था, मेरे क्लासिफायर को मैंने ट्रेन किया हुआ था, ये सैंपल मिलेंगे तो अगले वाले 5 सैंपल्स कैसे होंगे, T2 T1 देके इनपुट देके T2 को आउटपुट करवाओ। तो जब वो देख रहे हैं कि राइजिंग ट्रेंड है तो उसने राइजिंग आउटपुट दे दिए, फिर T2 को इनपुट किया, T3 प्रेडिक्ट करवाया, T4 को इनपुट किया, T5 प्रेडिक्ट करवाया। T4 में उसने देखा था कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है तो उसने T5 को डिक्लाइनिंग ट्रेंड प्रेडिक्ट कर दिया। Yes, sir. अब मसला दूसरा है, अब मैंने सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन एक दूसरा बंदा आया, उसने मुझे कहा यार इसमें तो तुमने 2 नंबर ही किए, सिग्नल तो कंप्लीट था ही नहीं, मुझे बताओ तुमने कहाँ कहाँ पे अपना सिग्नल रीजनरेट करके रिकंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर इनपुट किए हुए। तो अब मुझे कैसा एल्गोरिथम चाहिए? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम चाहिए जो कि प्रिडिक्ट, जो कि क्लासिफाई कर सके कि कहाँ कहाँ पे मैंने सिग्नल बना के दिया था उसको, ठीक है। तो मेरे वाले सिग्नल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कोई एम्पलीट्यूड वेरिएशंस नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है, कोई ऐसी स्पाइक्स नहीं है, कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट होती है, ये एक कांस्टेंट चेंज है, वहां पर कांस्टेंट चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी या फ्रीक्वेंसी नहीं तो वेवलेंथ सेम हो, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि CNN क्लासिफायर ने अब उस CNN क्लासिफायर ने सीख लिया। तो उस CNN क्लासिफायर में 2 मेजर प्रॉब्लम्स आ गई, एक क्लासिफिकेशन और एक प्रेडिक्शन। जैसे हम तस्वीरों के लिए कर रहे थे, जैसे हम इमेजेस के लिए कर रहे थे, वैसे हम सिग्नल के लिए भी कर रहे हैं। Yes, sir. और उस सिग्नल के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ट्रेंड मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, किस चीज के बेस पे? क्या अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू सेलेक्ट करता उससे मैं ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकता? नहीं। क्या मैं इससे अगर 2 वैल्यूज सेलेक्ट करता तो क्या मैं ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकता? नहीं सर। मुझे सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज चाहिए प्रेडिक्ट करवाने के लिए ट्रेंड। वो सीक्वेंस डिपेंड करता है मैं कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में लेता हूँ या जितना लॉन्ग ड्यूरेशन में लेता हूँ, लेकिन दोनों तरह से मुझे सीक्वेंस चाहिए और उन सीक्वेंस के लिए मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक ये सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर मैं फेजेस में डिवाइड करके इनपुट करवाऊंगा, तो मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दी थी, एक क्लासिफायर या एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर को मैं एक वक्त में एक फेज इनपुट करूंगा, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। और यूजुअली ऐसे होता है कि पहले 1 यहाँ पर इनपुट करता हूँ, 2 यहाँ पर इनपुट करता हूँ, 3 यहाँ पर इनपुट करता हूँ, ताकि मेरी टाइम सीक्वेंसिंग आपस में डिस्टर्ब ना हो, मेरा सीक्वेंस अवेलेबल है। और वो मुझे यहाँ क्लासिफाई कर देता है, अगर एक आउटपुट होगा तो ये मुझे क्लासिफाई कर देगा, अगर इंस्टेड मल्टीपल आउटपुट्स होंगे, लेट्स सपोज 5 आउटपुट, 10 आउटपुट, 50 आउटपुट, तो ये मुझे पूरा का पूरा सीक्वेंस आउटपुट करके देगा। तो ये वेव मैं दोबारा यहाँ से जनरेट भी करवा सकता हूँ, इसको मैंने वेव दी और वेव जनरेट कर दी। कैसे? अगर मैं 10 सैंपल दे रहा हूँ और अगले 5 प्रेडिक्ट करवा रहा हूँ, करवा सकता हूँ ना? Yes, sir. 5 आउटपुट होंगे, 10 इनपुट होंगे, फिर उससे अगले 10 दूंगा, अगले 5 प्रेडिक्ट कर देगा, फिर उससे अगले 10 दूंगा, उससे अगले 5 प्रेडिक्ट कर देगा। कर सकता है? Yes, sir. तो मैं अपने प्रीवियस सिग्नल की बेस पे आगे वाला सिग्नल अप्रोक्सीमेटली कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ना? Yes, sir. यहाँ पर भी तो किए मैंने। और इन दोनों टास्क को टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन दोनों ही इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन में मेजर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, और ये और कौन कौन से तरीकों से एनालाइज होता है, उसके लिए हम उसकी सब क्लासिफिकेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स।
कितने वेरिएबल्स होने चाहिए टाइम सीरीज में? ये तो एक सिग्नल था, ठीक है। Yes, sir. अब लेट्स सपोज ये रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ये प्रेडिक्शन वाला तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है, हाँ, ये वाला रिग्रेशन प्रॉब्लम है। वैल्यू फाइंड आउट करना। हाँ, ये वाला क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ y, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ x। ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये y जो है ये एनी फंक्शन ऑफ f ऑफ x है, एनी फंक्शन ऑफ x है। x इनपुट करूंगा तो y आएगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू +1 थी तो y क्या था? Minus. ऊपर जा रहा था, Yes, sir. और जब x की वैल्यू -1 हुई तो नीचे जा रहा था। नीचे जा रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये क्या था? सनलाइट, और ये क्या है? टेम्परेचर। जब दिन था टेम्परेचर बढ़ रहा था, जब शाम हुई टेम्परेचर कम है। कम होना शुरू किया। कितने फैक्टर्स हैं जिस पे टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले तो वो सनलाइट क्या कहते हैं, बादल ना हो। कितने वेरिएबल्स हैं इन दोनों ग्राफ्स में जिस पे टेम्परेचर की वैल्यू डिपेंड कर रही है? Sunlight. एक ही वेरिएबल है ना, Yes, sir. एंड दैट इज सनलाइट एंड दैट इज x। Yes, sir. अब कितने वेरिएबल्स होने चाहिए जिस पे सनलाइट, जिस पे टेम्परेचर डिपेंड करे? नेचुरली कितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं? Yes, sir. मौसम, टेम्परेचर किस किस वजह से ऊपर जा सकता है? सनलाइट हो गया। सनलाइट हो गया, और ये मतलब सर- मतलब सिटी में ज्यादा होते हैं गाड़ी और ये इंडस्ट्री की वजह से। पॉपुलेशन हो गई, Yes, sir. लोकेशन हो गई, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड हो गया, एलिवेशन हो गया। तो क्या ये यूनिवेरिएट एनालिसिस ठीक है? No, sir. किसी हद तक ठीक होगा, लेकिन मैं पूरे के पूरे टेम्परेचर को सिर्फ इस एक वेरिएबल पे तो डिपेंडेंट नहीं रख सकता ना। Yes, sir. तो मैं इसके साथ बाकी भी बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ रेन, ये -1 था और ये 1 है, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया x2। जैसे ही रेन हुआ टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं बनाता हूँ रीजन, ये रीजन क्या है? रीजन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर को कुछ फर्क पड़ रहा है? नो अच्छा, ऐसे वेरिएबल्स का क्या करेंगे जो कि अपना किरदार ही नहीं अदा कर रहे? उसे नेगलेक्ट कर देंगे फिर। तो उसे नेगलेक्ट कैसे करेंगे? कोडिंग कैसे कोड करेंगे? हमें तो पता ही नहीं है ना कि कौन सा वेरिएबल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज के साथ द रेट ऑफ चेंज। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। जिसके डेरिवेटिव 0 हो। अब अगर रीजन को दूसरे रीजन की उससे वो कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वो इफेक्ट है इसका, मतलब उससे तो नहीं। ये डिफरेंट रीजन है ना, रीजन की वैल्यू कभी एक ले रहा हूँ कभी दूसरी ले रहा हूँ, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी, मतलब लोकेलिटीज में कह रहा हूँ ना। मैंने पेशावर में टेम्परेचर देखा इन दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट, फिर इस्लामाबाद में देखा, फिर लाहौर में देखा, फिर कराची में देखा। हर रीजन के लिए ये ट्रेंड ही रहा कि जब सनलाइट होगी और रेन नहीं होगा तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा होगा। फिर इसके एक ग्राफ बना देंगे जिसकी वैल्यू तीनों ग्राफ ही बने हुए हैं ना, ये क्या है? नहीं सर, एक टेबल बना देंगे जिसकी वैल्यू उसमें ज़्यादा हो तो वो तो ये ग्राफ टेबल से बनते हैं ना भाई मेरे। तो उसी कोडिंग अब मुझे बताओ कि ये टेम्परेचर इस रीजन वाले इनपुट पे कितना डिपेंड कर रहा है? बहुत कम। कैसे पता लगा कि बहुत कम डिपेंड कर रहा है? यहाँ तो ग्राफ से पता चल हाँ, तो ग्राफ विजुअलाइज करवा रहे हैं ना हमें चीजें।
रीजन पर इस तरह असर करता है कि अगर बाद इलाके से तो यहाँ पे असर कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा. नो सर तो जब यहाँ पे असर नहीं कर रहा, रीजन की कुछ भी वैल्यू हो, टेम्परेचर का अपना एक ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो इन दोनों वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, इस पे नहीं है डिपेंडेंट. इसकी कोरिलेशन इसके साथ बहुत कम है. इस काम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस का सहारा नहीं ले सकते. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार सनलाइट को छोड़ दो, रेन को छोड़ दो, क्या रीजन की इसके साथ कोई कंपैरिजन बनती है? नहीं बनती. एक्स अगर रीजन हो तो वाई कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन. एक्स अगर सनलाइट होता है या रेन होता है तो वाई चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स अगर रीजन है तो वाई को कुछ फर्क नहीं पड़ा. अब मसला ये है कि क्या मैं यूनिवेरिएट एनालिसिस से ये सारे की सारी एनालिसिस कर सकता हूँ? अगर तो एक ये तो मैंने टेम्परेचर की बहुत सिंपल एग्जांपल ले ली है, ठीक है. साइज्मिक वेव्स हैं, ज़लज़ला किन किन फैक्टर्स की वजह से आ सकता है तुझको पता है? आज तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. सुनामी किस किस वजूहात पे आ सकती है? अगर समंदर में कहीं नीचे ज़लज़ला आता है तब सुनामी आ सकती है. अगर वैसे ही पानी डिस्टेबलाइज हो जाता है तो सुनामी आ जाती है. अगर तो चांद जमीन के बहुत करीब हो जाता है तो लोग कहते हैं वेव्स ऊपर चली गई हैं, सुनामी आने का खतरा होता है. मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं और नेचुरल मसले, नेचुरल फिनोमेना होते हैं इस तरह से कि उसमें आप एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो. तो हम यूनिवेरिएट एनालिसिस पे रिलाई नहीं कर सकते. तो हम कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे आओ. अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैसे होता है? मेरा जो नेटवर्क होगा ये दोनों यूनिवेरिएट थे. मल्टीवेरिएट फैक्टर में आपने एक इनपुट सनलाइट का रखना है, एक इनपुट रेन का रखना है, एक इनपुट रीजन का रखना है, ठीक है. और आउटपुट क्या रखोगे? टेम्परेचर. अब जब आप इतने सारे इनपुट दे रहे हो और हमने पहले डिस्कस किया कि इसका सीक्वेंस होना जरूरी है, तो हर इनपुट का एक अपना सीक्वेंस भी दोगे ना. Yes, sir. मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ये वाला पोर्शन इधर का उठाता हूँ और ये वाला पोर्शन इधर का उठा देता हूँ. अगर तो मैंने ये सीक्वेंस लिए तो ये सीक्वेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा लूंगा. दूसरा ये सीक्वेंस यानी इस इनपुट के लिए ये वाला इनपुट ये आउटपुट देगा. अगर मैं इसको कहूँ XY2, ये X1 2 हो जाएगा, ये X2 2 हो जाएगा, ये X2 3 हो जाएगा. तो अब ये इनपुट यूज करूंगा और ये आउटपुट मेरा, चाहे मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ चाहे मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँ. जितना सर हम लोग टाइम लेंगे उतना फिर सीक्वेंस उतनी देर के लिए प्रेडिक्शन हम लोग कर सकेंगे. हाँ. तो बेसिकली अगर यहाँ पर आप छोटे छोटे इनपुट दे रहे हो ना सिग्नल के, तो ये वाला आउटपुट आएगा और ये टेम्परेचर क्या करेगा? प्रेडिक्ट कर देगा इसको, ठीक है. तो ये वाला जो नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क खुद इस तरह से डिफरेंट होगा कि ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस बेस्ड परफॉर्मेंस दे रहा होगा आपको. ये सिर्फ टेम्परेचर की को किसी एक वेरिएबल के साथ वेट्स नहीं एडजस्ट करेगा. ये देखेगा कि अगर सनलाइट ज्यादा है और रात है, हो सकता है? Yes, sir. नो नहीं हो सकता ना. तो सो क्यों रहे हो फिर तुम? सनलाइट ज्यादा और रात नहीं हो सकती. Yes, sir. हो सकता है. सनलाइट ज्यादा है Yes, sir. और बारिश है, हो सकती है. कभी-कभी हो सर, होता है, सर. नहीं तो ज्यादा नहीं सर, वो सूरज सनलाइट ज्यादा नहीं होती फिर, वो डिफ्यूज हो जाती है. सो अब यहाँ पर ये वाली चॉइसेस खत्म हो जाती हैं. ये नेटवर्क सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि भाई दिन को सूरज होगा, रात को सूरज नहीं हो सकता, बारिश में भी सूरज कम होगा. और ये फैक्टर, ये दोनों चीजें जब मैच करती हैं तो ये टेम्परेचर को कम कर दे. कम करती है. तो हो सकता है कि इन दोनों ट्रेंड्स में ये चीज इसने लर्न कर दी हो. अब यहाँ पे रीजन की कोई भी वैल्यू हो, इट इज इंडिपेंडेंट. So this is how intelligence works, and this is how our approach is towards
आइडेंटिफाइंग एंड लर्निंग थिंग्स, हम लोग मल्टीवेरिएट डायमेंशन से सोचते हैं, सही है। अगर गलती से हमारे किसी पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाए ना, वो माता पता ही भाई तक कर दूंगा तारे को पेपर को रूम पे चढ़ते हैं मुद्दा नो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं, जब बड़ा पास है पर कौन देख करे दे तो सोचो कि यार या को सर गलत छे दे ओ ये चलता हुआ है सपत नहीं غلط بشوي فوق دي او کې دې شي ګوره چې تاسو ته په ماشوم باندې پیپر چک کړي وې نه شو او سفارش کوم ورته نو کړه پته نشته بٹ دیٹ از هاو یو تھنک دیٹ از ملٹیویریٹ انالیسس آف ایوریثنگ اینڈ دس از ویئر وی ایکچولی اسٹینڈ آؤٹ بیکاز if we already know कि रीजन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो रीजन को इनपुट के तौर पे क्यों दे रहे हो, मॉडल को कंफ्यूज करने के लिए। रीजन तो नहीं कर रहा ना कंट्रीब्यूट, तो रीजन को यहाँ क्यों गुजार रहे हो फजूल में। इन दोनों चीजों तो होगा ना इसका फिर भी मॉडल को अगर तुम विजिबली देख रहे हो कि रीजन कोई इफेक्ट नहीं करता तो ऐसा इनपुट मॉडल को क्यों देते हो, कंफ्यूज कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जब आइटरेशंस करेगा 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 हो सकता है कि ये जो ट्रेंड था ना ये वाला ट्रेंड लेके वो उसमें टेम्परेचर में घुसा देगा, भाई इधर ट्रेंड कांस्टेंट था तो रीजन कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, तो ये तो मॉडल कंफ्यूज हो गया। तो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस में जब भी मल्टीवेरिएट पे जाना होता है हम पहले ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं, सही है। और ये इसकी वो जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग है टाइम सीरीज एनालिसिस की। अच्छा फिर यहाँ तो मैंने प्रेडिक्शन कर दी, given that 1 2 3 are input, this particular instance would be output. क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा मैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। डिफरेंट रीजंस और डिवाइड करने के टाइम्स में अलग मॉडल होगी सर। में डिवाइड कर देंगे टाइम में तो डिवाइड किया हुआ है ना, ये वाला ले चलो तो- 1 2 3 तो रेट ऑफ चेंज देखेंगे क्या हो रहा है। तो क्लासिफाई कैसे करूंगा, क्या चीज क्लासिफाई कर रहा हूँ मैं। फिर सिंपल टेम्परेचर को आउटपुट कर दे। आउटपुट करने की जरूरत नहीं, क्लासिफाई क्या चीज रोल है, है, हाँ किसका कितना रोल है इसमें, किस चीज में क्या रोल है, क्लासिफाई क्या करूंगा, ऊपर वाले वाई में क्लासिफाई क्या करूंगा। टेम्परेचर में सनलाइट। अच्छा चलो और आसान कर देता हूँ, कौन कौन से लेबल्स होंगे जो मुझे वाई में नजर आने चाहिए। टेम्परेचर तो हमारा वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पहले लेबल्स असाइन करो ना, क्या क्लासिफाई करवाना चाह रहे हो। मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आ रहा था कि क्लासिफिकेशन हमेशा आपके आउटपुट के लेबल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप आउटपुट में लेबल्स नहीं बना सकते हो तो प्रेडिक्ट तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन क्लासिफाई पहले करोगे। मेरा ये लेबल है भाई, ये 1 है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये 0 है, ठीक है। अब मैं ये दोनों इनपुट दूंगा और चेक करूंगा कि ये इन दोनों इनपुट के साथ लेबल 1 आएगा कि 0 आएगा। अगर इस तरह के 10 लेबल्स और हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, अगर यहाँ पे if else कंडीशन बहुत सिंपल लग जाती है, लेकिन if else का फायदा क्या है, if else का नुकसान क्या है। if else में एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है, अगर तो टेम्परेचर -1 है, और सॉरी रेन -1 है और सनलाइट 1 है, तो ये राइजिंग एज होगा। राइजिंग में तो में भी डिफरेंट होते हैं ना सर, हाँ इस तरह भी होता है इस तरह भी होता है। हाँ, तो वो फिलहाल मैं उस चीज पे ही जा रहा ना, राइजिंग ये बस एक पिछली वाली वैल्यू से अगली वाली वैल्यू ज्यादा होगी। मैं कहता हूँ राइजिंग ये है, अब वो कितनी ज्यादा होगी मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मैं बहुत सिंपल चीजें समझा रहा हूँ। अब राइजिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मैं यहाँ पे 10 फैक्टर्स और लगा देता हूँ। रूम टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल रूम टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल बताना है। इस वक्त रूम में 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। आउट टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा, ठीक है। बादल आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी इतनी है, प्रेसिपिटेशन इतनी है। अब उनकी क्रिस्प वैल्यू नहीं है 10 वाली, ह्यूमिडिटी की हो सकता है पूरी की पूरी रेंज हो भाई
पेशावर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स इतने थे, ह्यूमिडिटी इतनी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पे थोड़ी इन्वायरमेंट क्लियर है, ह्यूमिडिटी इतनी है, डस्ट पार्टिकल्स इतने थे, स्मॉग इतना है, ठीक है, बादलों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओवरकास्ट कहते हैं इसको। फिर इसको कैसे classify? ये हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, जितने ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं उतनी कंफ्यूज हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। इसके लिए उनके वेदर ने, मैक डिपार्टमेंट ने अपने वेदर मॉडल्स बनाए हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट सेंसर से लाके उसको देते हैं और वो कहता है ये, ठीक है। लेकिन हम एआई के थ्रू भी ये बता सकते हैं, सही है। सर इसका तो फायदा फिर नहीं हुआ कि हर एक के लिए के साथ अलग वो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली सर हमें रिजल्ट देगा। डिपेंड करता है आप किस चीज पे कलेक्टिव एनालिसिस चाहते हो। एप्लीकेशन में ये सोचो कि अगर मैं ये देखता हूँ कि आज से 2 दिन बाद बारिश होनी है कि नहीं होनी, ठीक है, तो ये सारे तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मैं आज देखूंगा ना, और पिछले हफ्ते के भी देखूंगा, और पिछली जितनी भी पिछली दफा बारिश हुई थी तो ये सारे फैक्टर्स कैसे थे, सही है। अगर मुझे अभी मैं ये देखूंगा भाई जुमे को बारिश होगी कि नहीं, आज पीर है, मंडे का दिन है, फ्राइडे को बारिश होनी है कि नहीं, तो मैं पिछले 50 60 70 80 मंडे का टेम्परेचर लेके उसके आने वाले फ्राइडेज का बारिश का रूटीन देखूंगा। नहीं सर वो तो ठीक है, वो फायदा तो है, लेकिन यहाँ पर सर आपने कहा कि सेपरेटली हम देखते हैं 1 0 ना सर, अगर सन लोकेशन है तो 1 0 होगा, हर एक के साथ सेपरेटली देख रहे हैं ना सर। तो सेपरेटली नहीं देख रहे ना, यहाँ पे एंड लगा हुआ है दरमियान में, जब आप मल्टीवेरिएट पे आते हो ना तो दरमियान में एंड लग रहा है। इफ x1 is 1 and x2 is -1, सही है। temperature is rising. If x1 is -1 and x2 is 1, temperature is decreasing. सही। जब ये एंड वाला डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ, ये एंड मल्टीवेरिएट की वजह से लगता है, अगर ये एंड नहीं है तो फिर आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है, बस इतनी सी बात है। जब आप सारे फैक्टर्स को एक दूसरे पे डिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि अच्छा यार, अच्छा एक गलती हमसे और हो जाती है, if there is no sunlight it means that नाइट है ना, तो मैं अगर यहाँ पे नाइट का वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉरी डे का, और मैं कहता हूँ ये 1 है और ये -1 है, और मैं इसको कहता हूँ ये मेरी x4 है, क्या मैं सेम इंफॉर्मेशन नेटवर्क को 2 दफा नहीं दे रहा? यस, सनलाइट होगी तो डे होगी, फिर मैं उसको फजूल रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए वो अलग बैठ के एक वेट ट्रेन करेगा, एक लेयर में से गुजारेगा, तो ये और ये दोनों इंफॉर्मेशंस फजूल है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है वहां पे, और जो रिडंडेंट है, यानी ऐसा फैक्टर भी सिलेक्ट नहीं करना कि दिन के वक्त टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात को कम होता है, सनलाइट है ना एक, सही है। तो ये सारी चीजें टाइम सीरीज एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे होगा, बाकी सारी चीजें कैसे होंगी, मैंने बहुत जेनेरिक टर्म्स में बताया, कलीम साहब आगे आप लोगों को डिटेल में LSTM और उसकी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा, प्रोजेक्ट में कैसे आता है वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी सॉरी फॉरेंसी एक्सचेंज, rate of dollar with respect to rupee, rate of dollar with respect to pound, stock exchange, oil prices, मटेरियल टेस्टिंग ये इसमें आते टाइम ये सीरीज सब कुछ टाइम सीरीज में। फॉरेक्स जितनी भी फॉरेक्स के रेट्स है ना, ऊपर नीचे, गोल्ड प्राइसेस, जितनी भी प्राइस प्रेडिक्शन है, और बहुत पैसा है इसमें, और उनको समझ भी नहीं आता। इसमें काम नहीं हुआ है, हो रहा है अभी कर रहे हैं, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस करनी पड़ती है वहाँ पे, और LSTM लगाना पड़ता है, कंट्री कंडीशन, टेररिज्म, ये सब कुछ जितना डेटा वो दे सकते हैं। अभी तो कोरोना इसमें वाला सर मेन चीज तो इसमें डेटा होगा हमारे पास, हाँ। कलेक्शन काफी मुश्किल होता है, बाकी तो जब डेटा मिल गया तो फिर तो बहुत आसान है ये, टाइम सीरीज सबसे आसान प्रॉब्लम है, सबसे मसला ज्यादा उनका डेटा का होता है और एनोटेशन का होता है, उनको एनोटेट करना मुश्किल होता है। लेट्स सपोज अर्थक्वेक में पता ही नहीं लगता ये पी वेव है, नॉइज है, एस वेव है, क्या है, अजीब सी एक अजीब, ये क्या हो रहा है, साइकोमीटर ने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप नहीं पहचान सकते उसको क्लियर, ठीक है।
मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है ना वो इस तरह के एक ही सिग्नल है, ये एक अर्थक्वेक का डेटा है, ठीक है, जो एक स्टेशन 1 ने रिकॉर्ड किया, स्टेशन 2 ने उसको कैसे रिकॉर्ड किया? अब मुझे बताओ, एक अर्थक्वेक का डेटा 2 डिफरेंट स्टेशन ने इस तरह रिकॉर्ड किया। इसको मैं कहता हूं P वेव, इसको मैं कहता हूं S वेव। P वेव सिर्फ प्राइमरी वेव्स होती हैं जो शुरू में आती हैं, S वेव सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो कि एक्चुअल शॉक वेव्स होती हैं, फील होती हैं बंदे को। अब बताओ S वेव फील होगी ना, ग्राफ से भी लग रहा है कि S वेव हिलाएगी बहुत ज्यादा, एम्पलीट्यूड बड़ा है, P वेव फील नहीं होगी, छोटी सी थी, इंस्ट्रूमेंट को लगी आके उसने सेंस कर ली, इंसान को फर्क नहीं पड़ा। ये नीचे वाला क्या बकवास है? साइन वेव भी नहीं है, साइन वेव आगे इसी तरह होनी चाहिए थी ना। हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में इस तरह की चीजें पढ़ी थी, याद करो जरा क्या है ये। बेस बैंड सिग्नल्स, मॉड्यूलेशंस, वो हमने ना वो इग्नोर कर दी थी। VSB, DSB, BSB, हाँ पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे, पता नहीं वो अजीब से ही था। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि अगर यहाँ पर एक स्टेशन था ना और यहाँ पर दूसरा स्टेशन था, ये एपिसेंटर है, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, ये वेव यहाँ से निकली यहाँ पहुंच गई, इसने रिकॉर्ड कर ली, बहुत प्यारी रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, ये वेव यहाँ से निकली, इसने रिकॉर्ड कर ली, यहाँ पहुंच गई। मसला एक और हो गया, जो यहाँ से यहाँ आ रही थी वो भी तो यहाँ पहुंची, जो यहाँ से यहाँ आई थी वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके पहुंच गई। तो अब एक ही वेव मुझे 3 दफा इंटरफेयर होके दूसरे स्टेशन पे मिल रही है। जब इंटरफेरेंस हो जाती है आपस में, वो कभी कंस्ट्रक्टिव होती है, कभी डिस्ट्रक्टिव होती है, और वेव की शेप आपकी सारी की सारी, अब ये सिग्नल इसके अंदर छुपा पड़ा हुआ है कहीं, लेकिन मुझे वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड सिग्नल्स इसमें से निकालने हैं ताकि मुझे समझ आए कि अच्छा यार एक्चुअल सिग्नल तो ये वाला था, क्योंकि अर्थक्वेक तो एक ही था ना, उसने वेव भी एक ही तरह की जनरेट की थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव जो आई वो आके अजीब तरह से टकरा गई उसको, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। एनवेलप सिग्नल्स पढ़े थे हमने, वो भी थे कुछ सारी, वो बड़ी अजीब फोरियर एनालिसिस थी यार। मैट्रिक में हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव, ये एग्जैक्टली स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। और अब दूसरा मसला क्या है? तालाब में बहुत हाँ, ये नॉन स्टेशनरी सिग्नल होते हैं। तो जितने डिटरमिनिस्टिक सिग्नल होते हैं ना वो आसान है, जितने प्रोबेबिलिस्टिक स्पेशली नॉन स्टेशनरी सिग्नल्स हैं वो पीरियोडिक भी नहीं होते। पीरियोडिक नहीं होते तो पीरियोडिक ना होना तो चलो एक मसला है, लेकिन वो नॉन स्टेशनरी भी होते हैं, स्टेशनरी सिग्नल्स भी नहीं होते। स्टेशनरी सिग्नल्स क्या होते हैं उसको सर्च कर लेना। तो जितनी नेचुरल चीजें ना वो मल्टीवेरिएट के अलावा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सही है? बस कलीम साहब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, आई वुड से बंदे गुड लक। कंफ्यूज हो गए। समझ आ गई सर। तो अब मसला ये है कि देखो, तुम इधर का पैच उठा के इस एल्गोरिथम को दो और इधर का पैच उठा के दो, तो ये इधर बहुत सिंपल सिग्नल है, तो बड़ा आसानी से पहचान जाएगा। और ये तो मुझे भी नजर आ रहा है कि यार ये पी है, ये एस है, ये नॉइज है, इधर उधर तो कोई सिग्नल ही नहीं है। कमाल तो हमारी ए की ये है कि इसमें से वो छुपा हुआ पी और एस निकाल के और मुझे बताए कि हाँ, क्योंकि मुझे नजर से तो नजर नहीं आ रहा ना कि पी कहाँ है, एस कहाँ है, और किस वक्त ज़लज़ला आएगा, कितनी देर का आएगा, और यहाँ पर हमें एआई चाहिए होती सर कितनी टाइम पहले आपने कहा था? 5 सेकंड पहले भी ट्रैक कर सकते 30 सेकंड पहले। 30 सेकंड्स की टाइम सीक्वेंसेस लिए हैं 5 घंटे नहीं और सेकंड। कितने सालों का डेटा पड़ा हुआ है? 20 साल। अभी पहले एक स्टेशन पे तो 20 साल का था, 3 साल का मैंने लिया था, मैंने जो किया हुआ है एक स्टेशन पे। अभी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 20 साल का हम ये टाइम बढ़ सकते हैं सर? वल्लाह possible है। तो इसकी एनोटेशन कौन कर रहा है सर, जो आप कॉल कर रहे हैं?
ये कलीम साहब के साथ लोग हैं करेंगे ना भाई, अभी करेंगे Interest अभी तो है? हमें प्रोजेक्ट मिला है नहीं कोई इंटरेस्टेड है? हाँ कोई है तो बताएं आवाज नहीं आ रही। कोई इंटरेस्टेड है सर, ये तो किस तरह बताएं, होते हम हैं? आपको कोशिश करेंगे रेम्यूनरेशन भी पे करें सर यहाँ पर Communication इशू में आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ ये किस तरह होता आई है? डोंट नो कि आपने Notation skip इसका? किया या नहीं सर इसकी बात ये है कि हमारे पास ये दो वेव है ठीक पता ही है नहीं लगी। एक वेव हमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होगा एक दूसरी उसके बाद लेकिन दूसरी वेव हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मॉडल भी इसको ऐसे ही देगा तो इस वजह से अगर मल्टीवेरिएंट एनालिसिस है तो उसमें बेहतर सोल्यूशन मेरे ख्याल से मतलब कि दिस इज माय अप्रोच तो वो यही होगी कि जहाँ पर वेव काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है मतलब कि इन्फॉर्मेशन उसमें काफ़ी अंदर छुपी हुई है हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो उस फीचर को हम साइड पर कर देते हैं क्योंकि अक्सर हमारा वो जो मॉडल होता है वो बायासी इसी पहली वाली वेव की तरफ हो जाता है अगर हम मतलब उसको दे या ना दे मसला दूसरा है कि आपको अर्थक्वेक की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कम से कम 3 स्टेशंस का डेटा मस्ट कंसीडर करना है जी सर और आपके पास 3 स्टेशन लगे हुए हैं और 3 में से 2 का डेटा नीचे अवेलेबल है तो फिर और ये बात किसने की है सर कि 3 स्टेशंस का डेटा? तीन नहीं जियोलॉजी वालों के लिए एटलीस्ट इट मेक्स सेंस। क्योंकि 3 स्टेशंस का डेटा रिलायबल कंसीडर होता है नहीं सर, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें ज्योमेट्रिकली भी देखा जाए वो ना एक अगर आपके पास दो सर्कल है ठीक है तो उसमें अगर ओवरलैप एरिया क्या एक लाइन आ जाती है। अब आप जब तक तीसरा सर्कल Circle इसके नहीं ऊपर लेके नहीं आते, आएगा तो उस आप पे कैसे overlap पॉइंट कैसे कैसे लेंगे आप? एक पॉइंट बनाने के लिए यानी देखो हमें नहीं पता कि अर्थक्वेक कहाँ पे आया है सर अगर बंदा चेक कर ले अगर एक से काम चलता है तो बेटर नहीं है वैसे? एक से काम मैंने किया है ना एक से नहीं चल रहा ना 93% एक्यूरेसी और वो भी जरूरी सर नहीं सिंपल एक मैं एक सिंपल तुम्हें एग्जांपल सर देता बना हूं दे मैं कह रहा हूँ कि बंदा ये time भी मैं बचा लेगा। इसको स्टेशन बनाता हूँ इसको यहाँ पर कहीं दरमियान में इस रीजन में कहीं दरमियान में अर्थक्वेक आया है ठीक है मैं कहता हूँ एज्यूम करता हूँ यहाँ से निकला है ठीक है आ गया ये मुझे कह रहा है भाई ये 5 किलोमीटर दूर है ये मुझे कह रहा है ये भाई 3 किलोमीटर दूर है ये वेव ओरिजिन 3 किलोमीटर से आई है ये वेव ओरिजिन 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आई है 5 और 3 कोइंसाइड करूं मैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे ये 5 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है 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 ठीक है ये 3 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है 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 ये पॉइंट भी हो सकता है ये पॉइंट भी हो सकता है ये 2 पॉइंट हो सकते हैं ये पॉइंट भी हो सकता है सॉरी ये वाला नहीं हो सकता यहाँ पर कोई और पॉइंट होगा सही है होगा ना अब इन 3 पॉइंट्स में मुझे कौन बताएगा कि भाई ज़लज़ला कहाँ से निकला था तो अब यहाँ पर एक और स्टेशन चाहिए जो कि मुझे बताए कि भाई मेरे पास 2 किलोमीटर में पहुंचा है तो मैं अब बताऊंगा कि अच्छा ये वाला 2 किलोमीटर से दूर नहीं है ये भी 2 किलोमीटर दूर नहीं है ये वाला 2 किलोमीटर दूर है ठीक है तो बेसिकली 3 स्टेशंस कम से कम चाहिए मैं ज़लज़ले को पिन पॉइंट लोकेशन पे आइडेंटिफाई करने के लिए फिर इसमें एक और बात आ जाती है ज़लज़ला कोई जमीन के ऊपर थोड़ी पड़ा होता है डेप्थ भी तो है ना 200 किलोमीटर है 100 किलोमीटर है 50 किलोमीटर है शुमाल से 200 हाँ शुमाल मगरबी सरहदी रीजन से अफगानिस्तान के अंदर 22 किलोमीटर गहराई में पड़ा हुआ था तो अब 3 स्टेशन नहीं होंगे तो कैसे पता लगेगा अब हम कहते हैं कि अच्छा कि यार 3 स्टेशन कम से कम हमें चाहिए रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए क्योंकि इसी ज़लज़ले की लोकेशन पे हमने एक अर्थक्वेक फॉल्ट आइडेंटिफाई किया हुआ है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई है वहां पे रिलीज हो गई है यहाँ पे हो गई है इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट तो चले गए ये वाला जो लोकेशन थी ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड है यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं हुई ये पूरी साइंटिफिक स्टडी है बेटे 4 साल का बीएस 2 साल का एमएस और 6 साल की पीएचडी ऐसे कोई तुम लोगों ने बस ये इसको कोर्स सीख लिया तो बाकी दुनिया में कुछ हो नहीं रहा लोग बहुत आगे चले गए हैं ठीक है सीज़मोलॉजी में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस कर दी है सर ये स्पेसिफिक रीजन के लिए ये प्रोजेक्ट सर ये पाकिस्तान के लिए ओवरऑल सर यस सर सर आज आप